Question number 10. The problem begins when religion is seen as the basis of the nation. Give your opinion. बेटा, परेशानी की शुरुआत तब से होती है जब हम देश को एक धर्म के आधार पे चलाएं, रिलीजन के आधार पे चलाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है देश में और प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो इस बारे में हमें हमारा ओपिनियन देना है। तो बच्चे, हम अपना ओपिनियन देंगे इसके बारे में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जब ना हमारी कंट्री को अगर हम धर्म के आधार पे चलाएं तो परेशानियां कैसे शुरू होती हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अगर किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को अगर हम लोग ना धर्म के आधार पे चलाते हैं, बच्चे ध्यान सुनना, अगर हम धर्म के आधार पे किसी भी देश को चलाते हैं तो उससे उस देश के नेशनलिज्म पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। देश का जो नेशनलिज्म होता है ना, नेशनलिज्म पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, बहुत बड़ा थ्रेट आ जाता है भाई, देशभक्ति पे खतरा आ जाता है भाई। अगर आप खुद सोच के देखो बच्चे, अगर किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को धर्म के आधार पे चलाया जाए तो लोग कंट्री से प्यार नहीं करेंगे, लोग धर्म से प्यार करेंगे। तो देशभक्ति कहाँ से हुई भाई? तो फिर नेशनलिज्म तो रहा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं रहा। समझ रहे हैं? अगर हम कंट्री को धर्म के आधार पे चलाएंगे तो नेशनलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? और मैं आपको बताता हूँ बच्चे, देखो ध्यान से, इस तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तस्वीर में साफ दिखा रखा है। देखो तस्वीर में कितनी अच्छी बात बोली हुई है। एक तरफ हमें दिखा रखा है रिलीजन, एक तरफ हमें दिखा रखा है पॉलिटिक्स। अगर रिलीजन को और पॉलिटिक्स को हम आपस में मिलाएं तो देखो, रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्या बता रखा है? रेसिपी फॉर डिजास्टर, मतलब एक बहुत बड़ा, एक भयानक, बहुत भयानक चीज़ हो सकती है। अगर हम धर्म को और हम हमारे पॉलिटिक्स को, राजनीति को और धर्म को, दोनों को मिलाने से डिजास्टर तैयार होता है। राजनीति, देश की राजनीति और देश में होए वाला धर्म, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए बच्चे। बहुत दिक्कत होती है। और होती क्या क्या है बताते हैं। बेटा देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम, एक धर्म के जो लोग होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे वाले धर्म के एकदम फाइट कर रहे हैं। देखो देख सकते हो आप तस्वीर में, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ पर से ये कुछ इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, ये वाले लोग कुछ इनके बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपस में धर्म के जो लोग होते हैं उनकी ना बीच में फाइट हो जाती है। तो भाई लड़ाई बड़ाई होती है, ये भी नॉर्मल सी बात है भाई, आपस में धर्म को लेकर लोग लड़ने लग जाते हैं। ठीक है? और बच्चे मैं आपको बताऊं क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ धर्म क्या करते हैं, कुछ धर्म के जो लोग होते हैं वो ना, मतलब यूं लगा लो, अपने आप को डोमिनेशन दिखाते हैं। जैसे कोई भी धर्म ले सकते हैं। देखो बच्चे, ये सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से, मैं किसी भी धर्म को कोई टारगेट करके बात नहीं कर रहा। लेट सपोज, जैसे एग्जांपल में मैं हिंदुज्म ले लेता हूँ। मान लो हिंदुज्म को, अब ये धर्म अगर अपना डोमिनेशन दिखाए तो ये अपनी ऐसी मांगे रखेगा जिससे कि इस वाले धर्म को, इस वाले धर्म को और इस वाले धर्म को प्रॉब्लम हो। इनकी डिमांड्स ऐसी होगी। देखो भाई, अगर हम धर्म के आधार पे देश चलाएंगे, मान लो अगर हमारा देश हिंदुज्म के आधार पे चलता है, वैसे हमारा देश नहीं चलता, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे देश में, हमारा देश धर्म के आधार पे चलता ही नहीं है, यहाँ पर सारे धर्म बराबर है। लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारा देश हिंदुज्म के अकॉर्डिंग चले तो हमारे देश में जो भी नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वो सारे नियम, वो सारे कानून हिंदुज्म को तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे, उनका तो दिल आ जाएगा। मगर बाकी जो अदर रिलीजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आएंगे। समझ रहे बच्चे? तो बच्चे ये भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई, अगर धर्म के आधार पे देश चलेगा तो जिस धर्म के आधार पे देश चलेगा वो धर्म के लोग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, है ना, उस धर्म के लोग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन बाकी धर्म के लोग क्या होंगे? ये तो सारे के सारे अनहैप्पी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अनहैप्पी हो जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चे मैं आपको बताऊं, अगर हमारी सरकार अगर ऐसा करे, जैसे मैंने आपको बोला, अगर हमारी सरकार किसी भी एक धर्म को बहुत अच्छी प्रियोरिटी दे देती है, किसी भी, लेट सपोज चलो मान लो इस वाले धर्म को दे रही है, तो बच्चे गवर्नमेंट को ना इस तरीके से किसी भी एक धर्म को ना ज़्यादा अच्छा नहीं बताना चाहिए। और इसी को कहते हैं हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर धर्म के आधार पर राजनीति करी जाए तो इसे कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, जो कि बहुत गलत चीज़। क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट।
हमें हमारे संविधान के वो प्रावधान बताने हैं जिनकी वजह से हमारा भारत एक सेक्युलर स्टेट बन पाया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमें हमारे संविधान के वो प्रावधान बताने हैं जिसकी वजह से हमारा भारत एक सेक्युलर देश बना है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बच्चे, हमारे भारत में ना किसी भी रिलीजन को, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, ध्यान से देखना, हमारे भारत में चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सा भी, किसी को भी ना ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना हुआ है। ऑफिशियल रिलीजन मतलब कि कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसे हमारे भारत का ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है, मतलब कि कोई सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा। हमारे भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं। हमारे जो देश का संविधान है, बच्चे ध्यान सुनिएगा, हमारे देश का संविधान किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता। हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सारे धर्म इक्वल हैं बच्चे, सारे धर्म आपके इक्वल हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पहला तो हमारा ये है, इसकी वजह से हमारा देश सेक्युलर है। और बताता हूँ दूसरा किस वजह से है बच्चे। हमारा देश का जो संविधान है ना, वो पता है क्या करता है, वो सभी लोगों को इजाज़त देता है कि वो अपने धर्म को ना फॉलो कर सके, चाहे कोई सा भी धर्म का व्यक्ति हो, सब अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं। हमारा देश क्या करता है, सारे लोगों को, हमारा देश का जो संविधान है वो सभी लोगों को इजाज़त देता है कि वो अपना अपना धर्म को मान पाएँ, अपने धर्म में पाठ पूजा कर पाएँ, कुछ भी जो भी करना चाहते हैं अपने धर्म में पूजा करना, जो करना, अपने भगवान को मानना, सब कर पाएँ। ये हमारा संविधान देता है। और बच्चे हमारा संविधान एक और चीज़ करता है, हमारा संविधान धर्म के आधार पर जो हमारे धर्म में भेदभाव किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर धर्म में कैसे भेदभाव होता है। भाई, धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव, हमारी सरकार इसको, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसे प्रोहिबिट करता है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला आपको। मैंने बोला है कि हमारा जो संविधान है वो समाज में अगर कोई भी धर्म को लेकर भेदभाव होगा तो उस पर बिल्कुल प्रतिरोध लगाता है कि बिल्कुल ये गलत है। हमारा देश का जो संविधान है ना, हमारा देश का संविधान कहता है धर्म के आधार पे भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और बच्चे देखिए क्या है, हमारा देश का जो संविधान है बच्चे, हमारा देश का संविधान हमारी भारत सरकार को, मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको इस बात की इजाज़त देता है, मतलब उसको इतनी अथॉरिटी देता है हमारा संविधान। हमारा जो संविधान है ना बच्चे, हमारा जो संविधान है वो हमारे देश की जो सरकार है वो इसे इस बात की इजाज़त देता है और इसे इतनी पावर देता है कि ये धार्मिक मुद्दों पे इंटरफेरेंस कर सके। इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाज़ी दे सके। अब आप बोलेंगे सर हमारी सरकार को दखल अंदाज़ी क्यों देनी है, वो भी धार्मिक मुद्दों पे। बच्चे अगर धार्मिक मुद्दों पे तभी हमारी सरकार इंटरफेरेंस करती है, दखल अंदाजी देती है, जब सभी धर्मों को बराबर दिखाना हो। जैसे कि आपको पता है हिंदू धर्म में पहले अनटचेबल, और भी बाकी धर्म थे, हिंदू धर्म में ना पहले अनटचेबिलिटी होती थी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। तो भाई ये अनटचेबिलिटी जो ये थी ना कि मतलब नीची जात वालों को छूना नहीं है, ऊंची जात वाले जो होते हैं वो नीची जात वालों से दूर रहेंगे, ये हिंदू धर्म में था बच्चे। और इस हिंदू धर्म की प्रथा को ख़त्म किया सरकार ने। सरकार बिल्कुल इंटरफेरेंस करा, सरकार ने दखलंदाजी दी, सरकार ने कहा ये गलत है। तो सरकार ने क्या करा, हिंदू धर्म में से ये जो छुआछूत है इसे हटाया। अब सरकार ये हटा कैसे पाई, क्योंकि हमारा देश, जो हमारे देश की सरकार है, उसे इतनी पावर किसने दी कि वो धर्म के मामले में फैसले ले सके। तो बच्चे वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने भारत का संविधान। भारत के संविधान ने सरकार को ताकत दी है कि हाँ भाई आप इन मुद्दों पे भी फैसले ले सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो देश है, हमारा देश जो है वो सेक्युलर बन जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में ये सारी बातें हैं, इस वजह से हमारे देश को एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं, माने कि हमारे देश में सारे धर्म एक समान है, किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 1, कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैज़ अंडरग्रोन ग्रेट चेंजेस, एक्सप्लेन। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में जो कास्ट का सिस्टम है वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बदलता गया है। हमें ना इसे समझाना है कि किस तरीके से वक्त के बदलते बदलते हमारे यहाँ पर जो जाति की प्रथा थी, माने कि जो कास्ट का सिस्टम था, वो धीरे धीरे कंप्लीट पूरा ख़त्म हो गया। मैं आपको इसे कई पॉइंट्स के ज़रिए समझाता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ,
जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करती रही है। अगर आप पुराना इतिहास देखोगे भारत का तो इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है ना बच्चे, हमारे यहाँ पर शिक्षा बढ़ती है, जिससे कि हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ता है। ठीक है, लिटरेसी मतलब कितने लोग शिक्षित हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी में लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा मिलने वाला व्यक्ति जाति प्रथा को नहीं मानता। और भी देखो, मोबिलिटी ऑफ लेबर। बेटा मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। लेट सपोज ए, ये लड़का है ए, अगर इसे ना अपना मन पसंदीदा कोई काम करना है तो पहले ना इसे काम करने नहीं दिया जाता था, बोला जाता था नहीं तुम्हारी जाति छोटी है, तुम इस तरह का बड़ा काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर कोई ना पहले अगर कोई नीची जाति का आदमी होता था तो ब्राह्मण का काम नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसे ब्राह्मण का, शास्त्रों का ज्ञान भी होता था ना, तो उसे वो काम नहीं हो पाता था। क्यों? लोग उसे अलाउ नहीं करते थे, कहते थे भैया आपकी जाति छोटी है, आप बड़े ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, ये ऊंची जात का काम होगा। तो मतलब ये जो जाति के हिसाब से काम बटा हुआ था ना, लोग काम नहीं कर पाते थे अपना पसंदीदा, इसे कहते थे मोबिलिटी ऑफ लेबर या मोबिलिटी ऑफ वर्क। तो ये सब चीज़ें ना एकदम ख़त्म हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो आदमी जिस काम में माहिर है उसकी जाति से कोई डिपेंड नहीं करता, वो जिस काम में माहिर है वो उस काम को करेगा। मोबिलिटी ऑफ लेबर हुआ भाई, इससे भी देखो जाति प्रथा खत्म हुई है ना। और आपका जो गांव में ना बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो देखो तस्वीर में आपको दिखा रखा है ना, ये जो गांव में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, लैंडलॉर्ड्स, इनका जो दबदबा था वो धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो गया गांव में। अब अगर लैंडलॉर्ड्स का, बड़े बड़े ज़मींदारों का गांव में दबदबा ख़त्म हुआ, इससे भी जाति प्रथा कम हुई है ना, क्योंकि ये बड़े बड़े ज़मींदार थे और ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे जाति के लोगों के आधार पर। और बच्चे मैं आपको बताऊं, हमारा जो कास्ट हिराकी है बेटा, कास्ट हिराकी का मतलब होता है समाज में जातियों के आधार पर ना लोगों को बांट रखा है। देखो ब्राह्मण सबसे टॉप पे, क्षत्रिय उसके नीचे, वैश्यास, शूद्रास, और आपका ये हो गया हरिजन सबसे लास्ट में रेड वाला। इस तरीके से जातियों को ऊपर से नीचे बांट लेना, इसे कहते हैं कास्ट हिराकी। और ये धीरे धीरे ना समाज में ख़त्म होता चला गया। ठीक है, और शहर के इलाकों में तो हमें अनटचेबिलिटी देखने तो को तक नहीं मिलती थी। शहर का जो अर्बन इलाका होता था ना, अर्बन इलाके का मतलब शहर का इलाका, शहर के इलाकों में अनटचेबिलिटी देखने को तक नहीं मिलती थी। ठीक है, जैसे पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया, मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। हमारा जो भारत का संविधान है, और कैसे देखो समय के साथ साथ ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है कैसे ख़त्म हुआ। बच्चे हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए साफ इसे प्रोहिबिट करता है। माने कि बच्चे जो हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर जो ये हमारे देश का जो संविधान है वो इस चीज़ पे पूरी रोक लगाता है कि जाति को लेकर भेदभाव, माने कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एकदम प्रोहिबिट है। इसका अगर कोई जाति को लेकर भेदभाव करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो आप तस्वीर में देख सकते हो, ये जाति को लेकर भेदभाव कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीर में, ये दलित है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे के सारे दलित हैं और इन्हें यहाँ पे रोका जा रहा है। देखो इस तरीके से हाथ दिखाकर रोका जाता है, इक्वालिटी नहीं दिया रही। ये गलत है बच्चे, अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं अगर आपको बताऊं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कास्ट हिरार्की, जाति के आधार पे लोगों को बांटा हुआ है। ये और एक और तरीके से कमज़ोर पड़ा, ये पड़ा हमारे जो देश के नेता थे, मतलब जो लीडर्स थे उनके ज़रिए, और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स। बच्चों अगर मैं आपको समझाऊं कि सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, तो बच्चे सोशल रिफॉर्मर्स वो लोग थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया इतिहास में और हमारे समाज में वो बदलाव लेकर आए। मैं आपको कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के नाम बताता हूं, जैसे कि ज्योतिबा फुले, ठीक है, आप तस्वीर में देख सकते हैं इन्हें, और हमारे गांधी जी भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज में कई बदलाव लेकर आए वो। और साथ साथ आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने और नेताओं ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया ताकि ये लोग समाज में लोगों को अवेयर करवाएं और समाज में से बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव लेकर आ सके। ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, इनकी वजह से भी हमारा जाति को लेकर ये जो कास्ट सिस्टम था ये ख़त्म हुआ। और एक और पॉइंट है हमारा शिक्षा। देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। बच्चे एजुकेशन को ना फैलाने से, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन माने कि आप लगा लो शिक्षा को ज़्यादा फैलाने से, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को फैलाया जाएगा तो लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे। एंड यू नो दैट एजुकेटेड पीपल्स
कास्ट हिराकीज में या फिर डिस्क्रिमिनेशन अमंग कास्ट, इन सब में बिलीव नहीं करते। जितना आप शिक्षा को पढ़ाओगे, मतलब जितना भी आप शिक्षा को फैलाओगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और इस तरीके से हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म होगा। तो ये वो सारे कारण थे बच्चों जिसकी वजह से भारत में समय के साथ साथ देखते देखते कास्ट सिस्टम ख़त्म होता चला आया। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू से दैट gender division is not based on biology but on social expectation and stereotypes? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा जेंडर डिवीज़न होता है, ये जो हमारा जेंडर डिवीज़न होता है वो हमारा बायोलॉजी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपका सोशल एक्सपेक्टेशन पे और स्टीरियोटाइप्स पे। मतलब समाज में जो लड़का और लड़की इस तरीके से जेंडर बटे हुए हैं, ये हमारा बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपका समाज पे, और समाज में कोई जो सोच और विचार है ना, लोगों के स्टीरियोटाइप सोच है, ये इन दो बातों पे डिपेंड करता है। सवाल हमारा कह रहा है बताओ कैसे। भाई बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, हमारे समाज पे और स्टीरियोटाइप जैसी सोच पे, इन दो पे कैसे डिपेंड करता है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। ये बात बच्चों सच है कि हमारा जो जेंडर डिवीजन है ये डिपेंड बायोलॉजी पे बिल्कुल भी नहीं करता बच्चों, बिल्कुल भी बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता। ये एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है आपका हमारे समाज पे और हमारा स्टीरियोटाइप्स पे। स्टीरियोटाइप्स एक ऐसी विचारधारा है जो कोई इंसान या कोई समुदाय मानता है। अब वो विचारधाराएं कोई सी भी हो सकती है, हमारी पुरानी पिछड़ी विचारधाराएं, जिस विचारधाराओं को अक्सर गांव के बुजुर्ग और बूढ़े लोग फॉलो करा करते थे। ठीक है बच्चे, स्टीरियोटाइप कोई भी सोच है जो उससे कोई भी आदमी फॉलो करता है। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। बेटा बचपन से ना एक लड़का और एक लड़की को, बचपन से एक लड़के और एक लड़की को यही सिखाया जाता है, उसके दिमाग में यही डाला जाता है कि हमारे घर के अंदर के जितने काम है वो औरतें करती हैं। और वो बचपन से लेकर जब बच्चा एक पैदा होता है ना, और तब से जब वो बड़ा होता है, वो यही देखता है घर के अंदर के सारे काम माताएं करती है हमारी। इसके अलावा माताओं का काम होता है घर का काम करना और बच्चों को बड़ा करना। बच्चा बड़ा हो गया, उसे स्कूल से लेकर आना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना और उसको पार्क्स ले जाना, मतलब जो भी काम होता है बच्चे बचपन से लेकर बड़े तक, जब तक उसका जो भी काम होता है माताएं करती है। ऐसी सोच है, ऐसा सिखाया जाता है या पूरा दिखाया जाता है बच्चों को, लड़का लड़की दोनों को दिखाया जाता है इस बात को। ठीक है, कि घर के अंदर के सारे काम माताएं करती हैं और साथ साथ बच्चों को बड़ा करने का काम भी माताओं का होता है। बट एक्चुअल में आपको बताऊं, हमारी घर की जो माताएं हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारा घर के अंदर का काम करती हैं। हमारी घर में जितनी भी माताएं हैं ना, हमारी घर के अंदर का सारा काम हमारी माताएं करती हैं बच्चे। अब दिखाता हूं कैसे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हो घर के अंदर के कितने सारे काम हैं। जैसा आप देखते हो ये आयरन प्रेस कर रही हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्लीनिंग कर रही हैं, ये कपड़े धो रही हैं, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रही है। कोई कुकिंग कर रही है, कोई कपड़ों को सुखा रही है, कोई आपका डस्टिंग कर रही है, प्लांट में पानी देना या फिर पोछा लगाना, हर एक चीज़ घर के अंदर के सारे काम औरतें करती हैं। हमारे घर के अंदर के जितने भी काम होते हैं, घर के अंदर के सारे काम, इनसाइड द होम, हमारा जो घर होता है उसके अंदर के सारे काम, जो भी ये काम दिखा रहा हूं ना मैं आपको, सारी माताएं करती हैं। और घर के बाहर के काम, ये जो हमारे घर के बाहर के काम होते हैं, इसे करते हैं पुरुष, माने कि मेल्स। ठीक है, इसे मेल्स करते हैं, पुरुष करते हैं बच्चे। और ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि औरतों का वाला जो भी काम होता है औरतों का, वो आदमी कर नहीं सकता है। भाई आदमी भी औरतों का काम कर सकता है, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह की विचारधाराएं होती है, भैया घर के अंदर का सारा काम तो ये करेगी, मैं क्यों करूं। ऐसी बात नहीं है, आदमी घर के अंदर का काम कर नहीं सकता, आदमी बिल्कुल काम कर सकता है, मगर वो नहीं करता क्योंकि उसकी विचार, उसकी सोच है, ये स्टीरियोटाइप है, एक सोच है कि भैया घर का काम है तो औरतें करेंगी। बच्चे अगर मैं वही काम, घर के अंदर का सारा काम अगर करना हो और उसके पैसे मिले, अगर घर के अंदर का जितना भी सारा काम होता है वो सारा काम अगर पेड हो, मतलब उसका पैसा मिले, तो बच्चे सारे पुरुष घर के काम करना शुरू कर देंगे। और रुकिए 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 रुकिए, इसमें अपनी विचारधाराएं बदलिएगा मत, और ये बात सच है बच्चों। इसका एक जीता और जागता उदाहरण बताता हूं। आप सब जानते होंगे टेलर का वर्क, मतलब सिलाई का काम और आपका खाना पकाने का काम, ये घर के अंदर का काम होता है महिलाओं का। एक्चुअली में ये पेड होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेलर पुरुष पाए जाते हैं।
और अगर मैं होटल्स में कुक की बात भी करूं ना, तो वहां पर भी आपको महिलाएं कम देखने को मिलेगी, आपको पुरुष पूरी दुनिया में ज्यादा मिलेंगे। तो ये हमारे दो उदाहरण हैं कि अगर घर के अंदर के कामों का पैसा मिलने लगे तो इसमें भी सबसे ज्यादा भागीदारी फिर पुरुष की हो जाएगी, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है आपका टेलर और साथ ही साथ आपका कुक। बच्चे, कुक का काम जो होता है खाना पकाने का, घर के अंदर का काम, और पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लेना, नहीं तो गूगल करके देख लीजिए बच्चों, आपको जवाब मिल जाएगा, सबसे ज्यादा कुक पुरुष होते हैं। अगर घर के अंदर का करने का काम जो होता है वो महिलाओं का होता है, तो ये पुरुष यहां पर कैसे ज्यादा संख्या में आ गए बच्चे? ये पेड वर्क है, ये मुफ्त का काम नहीं है जो हमारी माताएं हमें फ्री में करके देती हैं। इस काम का अगर पैसा मिले तो पुरुष इसे ज्यादा करेंगे। बच्चे, ऐसा नहीं है कि गांव के इलाकों में ना जो औरतें होती है वो घर के अंदर के अलावा बाहर का काम भी करती हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे किस तरीके से खेतों में काम कर रही हैं, और यहाँ पर फसल मतलब आपके पौधे लगा रही हैं, और यहाँ पर घड़े से पानी लेकर आना, मतलब घड़े में रख के पानी लेकर आना, सारी चीज़ें, या फिर लकड़ियाँ बटोरना, खाना पकाने के लिए, हर चीज़ गाँव के इलाकों में औरतें घर के बाहर का काम भी करती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शहर की, देखो ध्यान से सुनना, शहर की समाज किस तरीके से देखो कैसे बांटता है लोगों को। अगर मैं शहर की बात करूं, अर्बन एरियाज की माने शहर की, तो शहर में ना जो मिडिल क्लास की औरतें होती हैं, मतलब जो मिडिल क्लास की या फिर आप बोलो लोअर क्लास की, सॉरी, जो लोअर क्लास की औरतें होती हैं ना बच्चे, ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं शहर की, वहां पर जो लोअर क्लास की औरतें होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं बच्चे? वो दूसरों के घरों में काम करती है, मतलब वो हाउस वर्क करती है, लेकिन दूसरों के यहाँ पर, ताकि थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। वहीं अगर मैं शहर की ही बात करूं, दोबारा शहर की बात करूंगा, लेकिन मिडिल क्लास औरत की, तो मिडिल क्लास वुमेन जो होती है वो लोगों के घरों में जाकर काम नहीं करती, वो काम करती है ऑफिस दफ्तर में। देखो दोनों ही औरतें हैं और दोनों की दोनों बच्चे अर्बन एरिया से बिलोंग करती हैं। एक कर रही है दूसरों के घरों में काम, झाड़ू पोछा का, ठीक है, और दूसरी कर रही है ऑफिस में काम, ठीक है बच्चे। मिडिल क्लास जो लेडी है वो ऑफिस में काम कर रही है, और जो लोअर क्लास है वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम कर रही है। काम तो दोनों कर रही है भाई, काम छोटा और बड़ा मैं नहीं मानता, काम काम होता है, ठीक है बच्चे, काम दोनों कर रही है। लेकिन देखिए अंतर, देखिए शहर में करने वाली लोगों का काम और गाँव, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, और आपका जो अपर क्लास है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। औरतें ना आज की डेट में औरतें हर विभाग में हैं, हर जगह पर अपनी योगदान दे रही हैं, भागीदारी कर रही हैं, मगर इनके काम की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इनके काम की वैल्यू नहीं की जाती। तो बच्ची ये हमारी सोच है, और ये हमारी आप बोलो समाज है जिसने ये आपका, ये बोल लो आप जेंडर डिवीजन कर रखा है। ये हमने नहीं करा, हमारे समाज ने और हमारी सोच ने कर रखा है, ठीक है। ये बायोलॉजी नहीं पता इसे, ये बांटते हैं समाज और हमारी, ठीक है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर पॉइंट को अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. In the light of above fact, enlist some measure for the safety of women. कई ऐसी रिपोर्टों के मुताबिक हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस काफ़ी पाया गया औरतों के खिलाफ। बच्चे, शहर के इलाकों में तो यहाँ तक औरतें सुरक्षित भी नहीं हैं। तो अक्सर क्या है, औरतें अपने घर में तक सुरक्षित नहीं, उन्हें मारा जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। तो हमें कुछ सुझाव बताइए जिससे हम औरतों को सुरक्षित रख सकें। तो सवाल हमारा ये कह रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जिससे हम औरतों को सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चे देखिए, सबसे पहला कि मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाना। हम समाज में लोगों को मोरल वैल्यू दें, माने कि लोगों को अच्छी बातें सिखाएं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ करनी चाहिए, इसे मोरल वैल्यूज़ कहते हैं, और ये समाज में सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, पुलिस फोर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देकर, अगर हम पुलिस फोर्स को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तभी वो हमें और भी बेटर तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि हमें सुरक्षित रखने की ड्यूटी पुलिस वालों की होती है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा जो पुराने बने हुए कानून है ना, उस कानूनों को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, और भी ज़्यादा कड़ी उसमें सख्ती बरती जाए, ठीक है, ताकि औरतों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा हमें जनता को अवेयर करवाना पड़ेगा। अवेयर करवाओ लोगों को कि भैया क्या क्या कानून है, अगर आपने कुछ गलत किया तो क्या क्या हो सकता है। जनता को अवेयर करवाओ, जनता को जागरूक करो, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनके लिए, मान लो भाई उनके भी तो कुछ कर्तव्य हैं, है ना। जनता अगर जागरूक होगी तो कोई भी समाज में किसी लड़की को परेशान नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज़ को। अगर समाज में किसी लड़की को कोई परेशान करता है तो पुलिस तक बात बाद में आती है, पहले हमारा समाज होता है। समाज में अगर कोई भी, हर लोग आवाज़ उठाएंगे तो हर लड़की सुरक्षित है।
इस तरीके से हमें अपने आसपास का जो माहौल है ना वो औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है। ठीक है बच्चे।